वेलकम टू लाइव ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीआरवीनल एग्जाम पेपर को जो 22 दिसंबर 2022 को हुआ था एग्जाम, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10 अंश के कोण की जांच करने के लिए जिसमें साइन बार 100 mm का उपयोग किया जाना है और इसके एक चाप को दूसरे चाप के ऊपर कितना ऊंचा रखा होना चाहिए। तो हमें इसमें ज्ञात करना है साइन बार के लंब को इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। 100 mm साइन बार का उपयोग करके 10 अंश के कोण की जांच करने के लिए एक चाप को दूसरे चाप के ऊपर कितना ऊंचा होना चाहिए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये तो आपको पता ही होगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब इसकी वैल्यू हमें जो है साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 10 अंश दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू 10 अंश दी गई है, तो यहाँ पे 10 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। और हमें लंब एक्स दिया गया, यानी हमें लंब को ज्ञात करना, हम लंब को एक्स मान लेते हैं और साइन की लंबाई जो दी गई है वो 100 mm है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि इसके ऊपर जो चाप होगी वो कितना ऊंचा होगा, यानी हमारा लंब कितना ऊंचा होगा। तो इसको हमें सबसे पहले साइन 10 अंश की वैल्यू को पता करना होगा। पाई का वैल्यू जो होता है 180 अंश होता है, यानी हम 180 अंश को लिख सकते हैं 180 अंश बराबर पाई। अब हमको ज्ञात करना है कि एक अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो एक अंश की वैल्यू हो जाएगी पाई अपान 180 डिग्री, ये एक अंश की वैल्यू हो जाती है। अब हमको ज्ञात करना है 10 अंश की वैल्यू, तो 10 डिग्री की वैल्यू बराबर 10 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा पाई अपान 180 इंटू 10। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आगे। 10 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 10 डिग्री। अब यहाँ से 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 18। तो ये पाई 10 अंश का, यानी कि 10 अंश की वैल्यू हो जाएगी पाई अपान 18। अब हमको इसमें देखना है कि कैसे हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो अब हमारा जो है 10 अंश की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो गई है, 10 अंश की वैल्यू जो आई है हमारा वो आया है पाई अपान 18, यानी पाई अपान 18। अब पाई अपान 18 ये 10 अंश की वैल्यू आ गई है, तो हमें इसको हल करना है। कैसे हल होगा, तो इसमें देखना है कि जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू दिया है साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण। तो लंब का मान x दिया है और कर्ण का वैल्यू जो है 100 दिया है। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू को रखना है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा आया है पाई अपान 18 पाई अपान 18 आया है और इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपान 100। अब इसको हम पाई की यानी x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पे हमारा जो आएगा, जो पक्षांतर करने पे आएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 100 अपान 18 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हमारा x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने के लिए हम पाई का वैल्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इरेज करते हैं। तो पाई की वैल्यू जब हम रखेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 100 अपान 18, ये इक्वल टू हो जाएगा x। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 से हम इसे काटते हैं, 2 9 18, 2 गिरही हमें 22 होता है, 9 से हम इसको काट देते हैं 100 को, तो 11.1 होगा।
तो इस प्रकार से अब 111 गुणे 11 यानी कि 121 समथिंग 122.1 आएगा अपान 7। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी करीब 17.44। ये हमारा इसकी वैल्यू आ रही है 17.44 ये वैल्यू आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17.37। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया से भरे सीलबंद पात्र में धातु को कांतिक तापमान से परे गर्म करने की ली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो धातु से भरे हम नाइट्राइडिंग क्रिया करते हैं अपन क्रिटिकल तापमान से, तो उसमें हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक प्रक्रिया जो कहलाती है नाइट्राइडिंग कहलाती है। इसमें हम अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खराद मशीन में कर्तन औजार यानी कटिंग टूल द्वारा होल्ड किया जाता है। यानी खराद मशीन में जो कटिंग टूल है कहाँ पे होल्ड किया जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों का इसमें आंसर गलत हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगर यहाँ पे दिया होता है ड्रिल, रीमर इत्यादि तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टेलस्टॉक, तब वहाँ पे हमारा ये आंसर सही होता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है कैरेज, ये सही है, क्योंकि कैरेज के ही ऊपर हमारा जो होता है टूल पोस्ट होता है, कंपाउंड स्लाइड होती है, टॉप स्लाइड होती है। तो इसी कैरेज के ही ऊपर हमारा जो है कटिंग टूल बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सोल्डरिंग में अधिकांश सोल्डर और के किसके मिश्रण होते हैं। तो सोल्डरिंग में किसका किसका मिश्रण हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दी ऑप्शन नंबर ए है लेड एंड टिन। लेड और टिन का जो इस्तेमाल हम सोल्डर में करते हैं, सोल्डर यानी टाका बनाने के लिए। और सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है वो सोल्डरिंग आयरन का बिट जो बना होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं। यानी स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। स्क्रू थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं। एक्मी थ्रेड का प्रयोग जो होता है लीड स्क्रू में किया जाता है। नकल थ्रेड का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है। नकल थ्रेड का प्रयोग रेलवे कपलिंग में किया जाता है। नकल थ्रेड का जो एंगल होता है वो 0 होता है। प्रत्येक थ्रेड का प्रयोग रेस्टो स्टॉप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेम्परिंग के दौरान के बदले में को पुनः स्थापित किया जाता है। यानी क्या किया जाता है। टेम्परिंग जो होती है, टेम्परिंग के दौरान जो होता है हार्डनेस को कम किया जाता है और टफनेस को बढ़ाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कठोरता एंड चमरलता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग डिपेंड अपॉन। यानी जो केस की गहराई होती है वो किस पे डिपेंड करती है। यानी कि किस पे हमारी केस की गहराई डिपेंड करती है। साइज ऑफ द पार्ट, यानी जो हमारी जॉब है जॉब की साइज पे डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ द सरफेस, यानी जॉब की सरफेस सतह पे निर्भर करता है। एक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइजिंग मीडियम, यानी किस मीडियम के द्वारा हम कार्बोनाइजिंग यानी केस हार्डनिंग हम कर रहे हैं, यानी सतह की हार्डनिंग हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइज जो होता है जॉब की साइज भी हमारी उस पर डिपेंड करती है। और सरफेस फिनिश यानी सरफेस की कंडीशन जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। कार्बोनाइजिंग का मीडियम भी करता है, यानी कि हम किस विधि से हम इसको सरफेस को हार्ड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। विटनेस मार्क के लिए जो डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच का जो प्रयोग किया जाता है वो शीट मेटल में प्रयोग किया जाता है। और सेंटर पंच जो होता है 90 डिग्री, इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिल के पॉइंट को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीक्वेंसी एंड कलर कोडिंग फॉर लुब्रिकेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पार्ट एज स्टिपुलेटेड फॉर ट्रायंगल सिंबल इज। यानी जो इसका सिंबल होता है लुब्रिकेशन का वो किसकी कलर कोडिंग क्या होती है। तो इसका वीकली जो होता है वीकली ग्रीन होता है, ये करेक्ट आंसर दिया गया है। और डेली यानी कि इसमें हमारा जो होता है हम जो विभिन्न प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी मेजरमेंट में या हम इसमें रख रखाव में सिंबल प्रयोग करते हैं। तो इसके अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे कि होता है राउंड का होता है डेली यानी प्रतिदिन, हाँ त्रिभुज का होता है वीकली, और ऐसे
चतुर यानी कि वो स्क्वायर का जो होता है वो मंथली होता है। इसी प्रकार से सभी का अलग अलग कलर कोडिंग होता है कि हम कब प्रिवेंशन मेंटेनेंस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर वीकली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीमर का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? जो रीमर होता है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए छिद्र ऑफसेट की मार्किंग करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लेटों को कठोर बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी दिया छिद्र अति व्यापन मार्किंग करने के लिए, यानी मार्किंग होल यानी ओवरलैप, यानी कि ओवरलैप को होल को ओवरलैप करने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी है कि मार्किंग होल स्मूथर, यानी कि जो हमारा होल दिया है होल को हम स्मूथ बनाने के लिए, फिनिश करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ड्रिलिंग करते समय वाइब्रेशन होता है या कुछ मशीनिंग कंडीशन होती है जिसके द्वारा हमारा होल जो होता है टेपर होता है या सही आकार में नहीं बनता है, उसको सही करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिडिल शोल्डर में होता है, यानी मिडिल शोल्डर में टिन ओलेट का अनुपात कितना होता है? ये भी ऊपर क्वेश्चन आया था। यार सोल्डरिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग से आगे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उस मिडिल शोल्डर में लेड जो होता है 37% होता है और टिन जो होता है 63% होता है। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन जो क्या है, ए टाइप ऑफ कास्ट आयरन वेयर इन द आयरन कंटेन द ग्रेटर पार्ट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फायर इज, यानी जो ग्रेफाइट आयरन होता है वो किस रूप में हमारे कास्ट आयरन में पाया जाता है? तो कास्ट आयरन, मलेबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नूडल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में PASS का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका हमें फुल फॉर्म बताना है और सीक्वेंस में बताना है कि इसका पास का हम क्या करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है पुश एम, पुश करेंगे पहले, फिर हम एम निर्धारण करेंगे, हम एम यानी कि लक्ष्य निर्धारण के ऊपर एकदम निशाना लगाएंगे, उसके बाद स्विप करेंगे, उसे स्विप करेंगे यानी खींचेंगे कि उसके बाद हम स्क्वीज करेंगे यानी कि उसके ऊपर प्रेस करेंगे। इस प्रकार जो ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो सही होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले पुश करते हैं यानी कि पुल करते हैं, उसके बाद हम एम निर्धारित करते हैं, यानी कि हमारा जो होता है एम को हम निर्धारित करते हैं, उसके बाद स्क्वीज मतलब क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, उसके बाद हम स्वीप करते हैं, फैलाते हैं। तो ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए जो होता है हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे हम एक फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। पहले क्या किया जाता है, PASS जो होता है पुल द पिन, यानी हम पहले पिन को खींचते हैं, इसके बाद एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि आग के आधार पे हम क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। उसके बाद क्या, स्क्वीज द लीवर, यानी लीवर को निचोड़ते हैं, यानी लीवर को खींचते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, स्वीप साइड टू साइड, यानी साइड टू साइड से हम क्या करते हैं, आग के हम इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। इस प्रकार से हम आग यानी सेफ्टी से, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, होनिंग प्रक्रम यानी होनिंग प्रोसेस करने के लिए प्रत्येक उपकरण को, जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होल्डर होगा, ऑप्शन नंबर बी सूज या क्विल होगी, ऑप्शन नंबर सी है अनुबंध अपघर्षक पत्थर, यानी कि उसमें जो होते हैं ग्राइंडिंग एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव व्हील होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी एडेप्टर होते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो एब्रेसिव स्टिक होते हैं, जो हम होनिंग में प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा एब्रेसिव स्टिक का हम प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो सही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पार्ट हेड स्टॉक इज प्रेजेंट इन मशीन, यानी जो हेड स्टॉक होता है वो हमारा किस मशीन को प्रेजेंट करता है? वो हमारा जो होता है प्रिंटिंग मशीन को प्रेजेंट करता है, EDM मशीन को प्रेजेंट करता है, या वेल्डिंग मशीन को प्रेजेंट करता है, या लेथ मशीन को प्रेजेंट करता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है सही दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि जो हेड स्टॉक हमारा होता है वो लेथ मशीन में होता है, और लेथ मशीन के बाएं सिरे पर हेड स्टॉक होता है और दाएं सिरे पर टेल स्टॉक होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नामकरण E1610 में अंक 16 के लिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी तनन सामर्थ्य। 16 जो होता है इसके तनन सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑन इन माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन इन मार्क, यानी माइक्रोमीटर में जो ग्रेजुएशन होते हैं कहाँ पे वो बने हुए होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है थिम्बल। थिम्बल पे जो होता है माइक्रोमीटर के ग्रेजुएशन बने होते हैं। प्रत्येक ग्रेजुएशन का जो वैल्यू होती है 0.01 mm होता है और बैरल या स्लीव जो बने होते हैं वो 0.5 या 1 mm में बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? अत्यधिक प्रत्यास्थ पदार्थ यानी क्या होता है? इलास्टिक पदार्थ कौन सा है हमारा? इसका करेक्ट आंसर जो दिया है इस्पात। इस्पात करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, रीमर का एक प्रकार है। रीमर का कौन सा एक प्रकार है? इसमें दिया है मैरी गोल्ड रीमर, लोटस रीमर, टेनिसियन रीमर, रोज रीमर। जो रोज रीमर होता है वो हमारा एक रीमर का प्रकार होता है। ये रीमर हम प्रयोग करते हैं छिद्र को फिनिश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लोहे का शुद्धतम रूप जिसमें लोहा 99.5% के लगभग होता है उसे किसके रूप में हम जानते हैं? यानी जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है वो क्या कहते हैं? उसे हम पिटवाल लोहा कहते हैं, जिसे राट आयरन के रूप से जाना जाता है। 99.9% लोहा पाया जाता है। ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन पाया जाता है और इसमें अल्प यानी लो कार्बन स्टील में लगभग 0.5% कार्बन पाया जाता है और कच्चा लोहा में तो 3 से 5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 22वां क्वेश्चन दिया होनी प्रक्रिया में अवसु अपघर्षी ग्रिड स्टिक के रूप में का प्रयोग किया जाता है। यानी किसका प्रयोग करते हैं हम? होनिंग में अपघर्षी की जो स्टिक होती है उसका हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम किसका? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग। तो हम होनिंग प्रक्रिया में अधिकतर सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के लिए हम अलग अलग जो होता है एम्ब्रसो ग्रेन का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 खराद मशीन पर औजार का उपयोग करके कंपोनेंट पर हीरे के आकार का पैटर्न तैयार करते हैं। यानी कि हीरे के आकार का जो कंपोनेंट तैयार किया जाता है उसमें 2 प्रकार के रोलर लगे होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट होते हैं रोलर लगे होते हैं, जो रोलिंग करते समय लेथ मशीन में स्लो मोशन में कार्य करते हैं और उसमें किसी छड़ किसी रॉड के ऊपर जो दांते बनाते हैं ये खुरदुरापन का निर्माण करते हैं, वो नर्लिंग कहलाता है। नर्लिंग करने से जो हमारी ग्रिप होती है यानी पकड़ जो होती है मजबूत होती है। जैसे रेचेट स्टाफ के ऊपर नर्लिंग किया होता है, स्क्रू के ऊपर नर्लिंग किया होता है। लर्निंग कई प्रकार से होते हैं, कनकेव लर्निंग, कन्वेक्स लर्निंग, स्ट्रेट लर्निंग, डायमंड लर्निंग, ये लर्निंग के प्रकार होते हैं। और लर्निंग में कई जो कोर्स मीडियम फाइन 3 प्रकार के लर्निंग पाई जाते हैं। इसकी जो पिच होती है 0.75 mm होती है और जो फाइन का होता है 0.75 mm होता है और मीडियम का होता है 1.25 mm होता है और कोर्स का होता है 1.75 mm होता है। तो ये कई 3 प्रकार में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय विशेषता प्लास्टिक लेमिनेटेड बियरिंग पदार्थ पर लागू नहीं होता है? यानी जो बियरिंग प्लास्टिक लेमिनेटेड बियरिंग जो बनी होती है वो लाइलान टेफ्लॉन आदि की बनाई जाती है, वो उस पर कौन सी चीज़ पे लागू नहीं होता है? तो इसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध करती है, ये स्नेहन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है कि ध्वनिहीन संचालन होता है कि उच्च ऊष्मा का वहन कर सकती हैं। तो इस पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका उच्च क्षमता वहन नहीं कर सकती हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही होता है। और इस भी जो बियरिंग होती है उच्च संचालन प्रतिरोध का प्रयोग करती है। इसमें जो होती है स्नेहक यानी कूलेंट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ये सही है। ध्वनिहीन संचालन होता है इसमें, यानी कि जो आवाज़ होती है ना के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 खराद जो होता है लेथ का लीड स्क्रू जो होता है उसमें कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? इसका जो कुछ चूड़ी कटी होती है एकमी चूड़ी कटी होती है और ये 29 डिग्री पे बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के अल्प मिश्र धातु इस्पात में टेम्परिंग से होता है। मतलब इसमें क्या होता है? जो हम टेम्परिंग करते हैं धातु में यानी अल्प यानी लो कार्बन स्टील में हम जो टेम्परिंग करते हैं उससे क्या होता है? टेम्परिंग करने से जो होती है उसमें हार्डनेस में कमी आती है और टफनेस में
वृद्धि करते हैं, नहीं तो हमारा जो धातु होता है वो टूट सकता है। इसलिए हम कटिंग टूल आदि को हार्ड करने के बाद टेम्परिंग करते हैं। अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी व्याख्या करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन और आंसर को ही देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए टेनिस बॉल कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग, यानी किसका हम प्रयोग करके एक टेनिस बॉल है उसका हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस से, मीटर स्केल के द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा या लक्स मीटर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर दिया है वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी टेनिस बॉल को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, स्पर गियर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्पर गियर का प्रयोग असमतली और अप्रतिच्छेदी शाफ्ट के लिए किया जाता है, असमांतर अप्रतिच्छेदी शाफ्ट के लिए किया जाता है, समांतर और समतली शाफ्ट के लिए किया जाता है, असमांतर प्रतिच्छेदी शाफ्ट के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा समांतर और समतली शाफ्ट के लिए। जो स्पर गियर होता है वो समांतर शाफ्ट को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ की कठोरता को प्रत्यक्ष रूप से करके मापा जाता है। क्या करके मापते हैं? संगठन परीक्षण करके पदार्थ की कठोरता को मापा जाता है। बंक परीक्षण से नहीं मापा जाता है, रुच परीक्षण से नहीं मापा जाता है, सतह परीक्षण से नहीं मापा जाता, कठोरता परीक्षण से नहीं मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठन परीक्षण से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, कोष्ठ कार्बन प्रक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो ठोस कार्बोराइजिंग होती है वो प्रक्रम किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, तप्त सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड लवण यानी सोडियम साइनाइड की बात में किया जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गलित साइनाइड लवण अवगाह में भागों को गर्म करने से किया जाता है, या पैक बॉक्स को कार्बनमय माध्यम में लगभग 900 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके किया जाता है, या 480 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अमोनिया के वायुमंडल में पैक किए गए बॉक्स को गर्म करके किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिया है। जो ठोस कार्बन यानी सॉलिड कार्बोराइजिंग होता है उसमें जो कास्ट आयरन का बॉक्स होता है उसमें पार्ट को रखकर उसमें झुलसा चमड़ा आदि कार्बन, जो जानवरों के खुर आदि जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं उसमें रख के उसमें गर्म किया जाता है, और इसमें गर्म करने से हम इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द गेज इज गिवन, यानी इस फिगर में जो चित्र जो फिगर दिया गया है कौन सा गेज है? ये रिंग गेज है, ये प्लग गेज है, प्लेनर गेज है, रेडियस गेज है। कौन सा गेज यहाँ पे दिया गया है? ये रेडियस गेज है। रेडियस गेज को हम फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। फिलेट क्यों कहते हैं? इसलिए फिलेट कहते हैं कि फिलेट जो होता है वो हमारा कन्वेक्स यानी कन्वेक्स आकार के होता है, और फिलेट का भी माप लेने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर्क वेल्डिंग पैरामीटर वेल्डिंग के दौरान ताप इनपुट को प्रभावित नहीं करता? यानी कौन सा प्रभावित करता है? फ्लक्स। इसका जो फ्लक्स होता है वो हमारे ताप को प्रभावित नहीं करता है। यह आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रिवेट का एक प्रकार है, यानी कौन सा एक रिवेट का प्रकार है? मार्किंग डिवाइस यानी अंकन उपकरण, होल्डिंग डिवाइस होल्डिंग उपकरण, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड वेल्डिंग उपकरण, मैकेनिकल फास्टनर यानी यांत्रिक बंधन। तो हमारा जो रिवेट हो एक मैकेनिकल फास्टनर होता है जिसका हम प्रयोग दो पार्टों को बांधने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, फिलेट गेजेज आर आल्सो नोन है। देखिए यहाँ पे आ गया है फिलेट गेज को हम किस नाम से जानते हैं? अभी ऊपर ही क्वेश्चन पूछता आया है फिलेट गेज को हम किस नाम से जानते हैं? तो रेडियस गेज के नाम से फिलेट गेज को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लैपिंग प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? लैपिंग प्रक्रिया में हम लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग करते हैं जो लैप को धारण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, संयंत्र उपकरण और मशीनों का आवधिक निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? निवारक अनुरक्षण किया जाता है। निवारक अनुरक्षण करने से जो हमारी मशीनें होती हैं वो काफ़ी स्मूथ चलती हैं और उसमें जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं नहीं आती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पाइप फिटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। पाइप फिटिंग जो होती है उसमें कौन सा एक नहीं है?
यानी पाइप फिटिंग से संबंधित 3 है, एक उसमें से नहीं है। क्या हमारा पाइप फिटिंग में रिड्यूसर आता है, इलेक्ट्रोड आता है, टी आता है, एल्बो आता है, इसमें से कौन आते हैं और कौन नहीं आता? इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे वेल्डिंग से संबंधित है और रिड्यूसर, टी और एल्बो जो हमारी पाइप फिटिंग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, ऑन ए ड्रिल होल इफ द एंट्रेंस इज चैम्फर्ड द प्रोसेस इज नोन एज। यानी एक ड्रिल होल होती है, जो ड्रिल होल को हम चैम्फर करते हैं, बबलिंग करते हैं, वो किस नाम से जानते हैं? वो हमारा जो जाना जाता है वो काउंटर सिंकिंग से जाता है। ड्रिल होल जो होता है हमारा इस प्रकार से किसी कोई पार्ट होती है, उसमें हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल को करने के बाद हम इसमें जो बेबल करने की प्रक्रिया करते हैं वो जो होता है हमारा काउंटर सिंकिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन जो है, प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द एब्रेसिव ग्रेन ऑन द लैप सरफेस इज कॉल्ड। यानी जो हमारे लैपिंग सरफेस पे जो एब्रेसिव ग्रेन हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो जो लैपिंग एब्रेसिव जो हमारे लैप पे लगते हैं वो चार्जिंग कहलाता है। इसके लिए जो स्लॉट बने होते हैं, स्लॉट में हमारे एब्रेसिव ग्रेन जो धारण किए जाते हैं, वो धारण करना ही चार्जिंग कहलाता है। और उसमें जो स्लिट बनाता है वो हम एडजस्ट करने के लिए करते हैं, स्लिट का प्रयोग एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं साइज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग नट की पहचान करिए। जो चित्र है ये कौन से नट का हमें प्रतीत हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैसल नट होता है। कैसल नट का प्रयोग हम कैसे पहचान करेंगे? इसी प्रकार से हमारा एक होता है स्वान नट। तो कैसल नट स्वान नट में कभी कभी बहुत डिफरेंस नहीं समझ में आता है। कैसल नट जो होता है उसके ऊपर कॉलर बना होता है और कॉलर के ऊपर जो होते हैं 6 स्लॉट बने होते हैं। और स्वान नट जो होता है, स्वान नट के सेंटर तक साइड से जो होता है हाफ कटिंग किया होता है, जिसके पिन या स्क्रू की द्वारा से लॉक किया जाता है। ये डिफरेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पाइप आर यूज इन हॉट वाटर इंस्टॉलेशन। यानी जो हॉट वाटर या स्ट्रीम होती है, गैस होती है आदि को ले जाने के लिए हम कौन सा पाइप का प्रयोग करते हैं? कॉपर पाइप का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। रबर पाइप का प्रयोग हम नहीं करते। आरसीसी पाइप का प्रयोग जो होता है वाटर आदि को निकालने के लिए करते हैं। एस्बेस्टस का प्रयोग भी नहीं हम करते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग 42, एनीलिंग का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता? एनीलिंग जो प्रक्रिया की जाती है वो किस लिए की जाती है? एनीलिंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तन्यता को पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी पार्ट यानी जॉब को ठोकने पीटने से जो उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन आ जाता है उसको दूर करने के लिए करते हैं। आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए किया जाता है। सही है। मशीनीकरण यानी मशीनी योग्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाया जाता है, लेकिन कठोरता को बढ़ाया नहीं जाता। ये करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43, स्थिति का एक सिद्धांत है जिसका उपयोग जिग और अस्थाई यानी फिक्सचरों के लिए किया जाता है। जिग और फिक्सचर के लिए हम 3-2-1 का प्रयोग करते हैं। ये करेक्ट आंसर हो दिया है, सही है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल बिट साइंक का एक प्रकार है? यानी जो हमारा जो है ड्रिल बिट के जो साइंक का कौन सा एक प्रकार होता है? तो इसमें टेपर साइंक होता है, सही दिया है ऑप्शन नंबर है। टैगल साइंक नहीं होता। करली साइंक, कोजी साइंक। हमारे जो साइंक होते हैं दो तीन प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे हमारा टेपर साइंक और मोस्टली टेपर साइंक स्ट्रेट साइंक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा रैचेट बिट और रैचेट स्क्वायर टेपर साइंक प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, गेजेज आर यूज्ड एज ए क्विक मीन्स टू चेक साइज विद इन सर्टेन लिमिट्स बाय कंपेयरिंग इट विथ ओपनिंग ऑफ गेज। यानी जो हम गेज होता है हम उस गेज को क्विक यानी जल्दी से चेक करने यानी इसकी साइज को कंपेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्नैप गेज का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, तापा अनुशीतन यानी टेम्परिंग। तापानुसूतन प्रक्रम में क्या होता है? भागों को कांतिक तापमान से नीचे गर्म करके भट्ठी में ठंडा किया जाता है। भागों को कांतिक तापमान से नीचे गर्म करके और जल में ठंडा किया जाता है। भागों को कांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके वायु में ठंडा किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि जो हम नॉर्मलाइजिंग किया करते हैं, तापानुशीतन करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग हम कैसे करते हैं? नॉर्मलाइजिंग क्रिया में जो होता है हम धातु को अपर क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म करके स्थिर वायु यानी स्टिल एयर में हम ठंडा करते हैं। और एनीलिंग प्रोसेस में जो होता है धातु का अपर क्रिटिकल तापमान से गर्म करके हम भट्टी के अंदर ही ठंडा होने देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन 47,
स्प्रॉकेट के लिए मुख्य अवयव है, यानी स्प्रॉकेट जो है किससे संबंधित है या उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो स्प्रॉकेट जो होता है वो आप जानते हैं वो चैन ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। चैन ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत आती है और गियर ड्राइव भी पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत आती है। पुल्ली जो होता है पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत नहीं आती है, बेल्ट और पुल्ली, क्योंकि इसमें स्लिप और क्रिप की संभावना ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आंतरिक टर्निंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि आंतरिक टर्निंग प्रक्रिया को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। आंतरिक टर्निंग प्रक्रिया को हम बोरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनलिंग प्रोसेस, यानी अनलिंग प्रोसेस में प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है, भट्ठी। देखिए इसमें इस बार जो क्वेश्चन दिया है काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, जैसे सोल्डरिंग से क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके नीचे गेज, रेडियस गेज से दे दिया क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन जो रिपीटेड दे रहा है। और जो क्वेश्चन थ्योरी जिसकी तैयार होगी वो काफ़ी अच्छा नंबर इस बार लाया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शेपिंग द पुल्ली सरफेस इज आल्सो नोन एज, यानी जो शेपिंग पुल्ली होती है, यानी जो पुल्ली की जो शेपिंग की जाती है वो क्या कहलाता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है जो शेपिंग, ये पुल्ली के ऊपर जो उत्तलता दी जाती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्राउनिंग। जो क्राउनिंग करते हैं, क्राउनिंग करने से जो होती है हमारी पुल्ली जो होती है, पुल्ली के ऊपर बेल्ट जो होता है वो सेंटर में चलता है, और इसी को पूछ रहा है शेपिंग द पुल्ली सरफेस इज नोन एज क्राउनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, काउंटर सिंक का एक प्रकार है, काउंटर सिंक का एक प्रकार है, वेल्ड जॉइंट है, थ्रेड यानी चूड़ी है, रिवेट हेड है, रिवेट का शीर्ष है, फोर्जिंग मेथड है, क्या है, काउंटर सिंक का एक प्रकार क्या है, रिवेट हेड। रिवेट हेड एक काउंटर सिंक का एक प्रकार है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारण की गणना किस प्रकार की जाती है। इलेक्ट्रोड के लिए जो उसका व्यास की गणना की जाती है कोटिंग व्यास बटे कोर व्यास की जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही दिया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल मेटल जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, पदार्थ के रूप में टिन के गुणों के बारे में लिखने में से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तनन सामर्थ्य जो होता है 130 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी गलनांक 232 डिग्री होता है। अगर आपको इसके सामर्थ्य के बारे में नहीं पता है तो इसके अगर गलनांक के बारे में जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, क्योंकि टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है और लेड का होता है 323 या 327 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी अलग धातु व्यापक रूप से बैटरी में और सोल्डर के रूप में प्रयोग की जाती है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जो पर्यावरण में प्रदूषक का काम भी करती है। लेड, आर्सेनिक और पारा इस जो है पर्यावरण को प्रदूषण के काम में आती, प्रदूषित करती हैं। और इसका जो हम सोल्डर के रूप में व्यापक रूप से करते हैं, लेड और टिन का प्रयोग करते हैं। तो लेड जो होती है वो प्रदूषक धातु आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बियरिंग कैन नॉट टेक रेडियल लोड, कौन सी बियरिंग जो होती है वो रेडियल लोड नहीं ले सकती है। सिलिंड्रिकल बियरिंग नहीं ले सकती है, डीप ग्रूव बाल बियरिंग नहीं ले सकती, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग नहीं ले सकती है। तो ये थ्रस्ट बाल बियरिंग जो होती है वो हमारा रेडियल लोड नहीं ले सकती। थ्रस्ट बियरिंग जो होती है थ्रस्ट लोड ले सकती है। थ्रस्ट लोड जो होता है वो शाफ्ट के समांतर लोड लगता है, उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं, और शाफ्ट के जो लंबवत यानी 90 डिग्री पे लगता है उसे हम रेडियल लोड कहते हैं। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सोल्डरिंग टूल को कहा जाता है, सोल्डरिंग टूल को क्या कहते हैं, हम सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दी गई आकृति में पेज की पहचान कीजिए। नीचे दी गई आकृति में जो पेज होता है कौन सा पेज दिया है, ये ओवल हेड स्क्रू दिया गया है, करेक्ट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, आमतौर पर टाका यानी जो सोल्डरिंग करते हैं, टाका लगाने में प्रयोग किया जाना फर्क क्या होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, बोरेक्स। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, वो ब्रेजिंग में करते हैं। जिंक ऑक्साइड और ये जो रेजिन है ये इन सब का प्रयोग अलग अलग धातुओं के लिए किया जाए। अधिकतर जो जिंक क्लोराइड होता है उसका प्रयोग हम सोल्डरिंग में करते हैं। बोरेक्स का प्रयोग जो हम करते हैं वो ब्रेजिंग में करते हैं। बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सीव होती है, सीव क्या होती है, सीव क्या होती है, खांचेदार रिम वाली घिरनी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दिया है, खांचेदार रिम वाली घिरनी को ये सही माना है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, धातुओं को काटने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। धातुओं को काटने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता। हैमर का प्रयोग जो हम स्ट्राइक करने के लिए, आघात करने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल सा का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। सर्कुलर सा का प्रयोग, डिस्क सा का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। पावर सा का प्रयोग कटिंग करने के लिए। लेकिन हैमर जो होता है वो हमारा स्ट्राइकिंग टूल है, आघात करने वाला औजार होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी कंपोनेंट में लर्निंग समानता के लिए किया जाता है। लर्निंग जो देखिए, लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, नीचे इसका दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है। लर्निंग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। लर्निंग 5 प्रकार की पाई जाती हैं, डायमंड लर्निंग, कनकेव लर्निंग, कन्वेक्स लर्निंग, स्ट्रेट लर्निंग और डायमंड लर्निंग, कनकेव लर्निंग, स्ट्रेट लर्निंग और क्रॉस लर्निंग। ये 4-5 प्रकार की लर्निंग जो पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार के जो होते हैं क्वालिटियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 3 प्रकार की लर्निंग करते हैं। हम एक कोर्स करते हैं, मीडियम करते हैं, फाइन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अनियनित प्रक्रम का उद्देश्य नहीं है। अनियनित प्रक्रम का यानी कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। अनियनित प्रक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, कठोरता को कम करते हैं, मशीनी गुण को बढ़ाते हैं, करेक्ट है। सामर्थ्य को बढ़ाना तथा तन्यता को कम करना, यानी तन्यता को हम कम नहीं करते हैं, ये गलत आंसर दिया गया है। हम तन्यता को बढ़ाते हैं। ये धातु को मृदु करना ताकि हम इसे आतत्व कर्मित किए जा सके, सही आंसर है। आंतरिक प्रतिबल को भी दूर करते हैं और जो उसके कण होते हैं उसे रिफाइन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, समानता उच्च आवृत्ति जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। जो उच्च आवृत्ति जनरेटर का प्रयोग प्रक्रिया में आर्क स्ट्राइकिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं इसका प्रयोग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अभियांत्रिकी धातु का हानिकारक नाभिकीय विकिरण के विरोध के रूप में ऊष्मारोधी के रूप में किया जाता है। लेड जो होता है वो लेड का प्रयोग हम नाभिकीय विकिरण में ऊष्मारोधी के रूप में करते हैं। और ग्रेफाइट का रूप जो मंदक के रूप में या D2O का यानी भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 65 के, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशॉप में उपयोग की जाने वाली एक होल्डिंग डिवाइस है। वर्कशॉप में जो होल्डिंग डिवाइस जो होती है वो बेंच वाइज होती है। इसके अलावा और भी होल्डिंग डिवाइसें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेंच वाइज हो जाएगा। माइक्रोमीटर का प्रयोग हम सूक्ष्म माप लेने का प्रयोग करते हैं। वर्निकली का प्रयोग भी सूक्ष्म माप लेने के करते हैं। आउटलेकली का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न ताप पायनीकरण पर स्प्रिंग पर प्रक्षेपित पायनीकरण कौन सा होता है। यानी कि ये पायनीकरण पूछ रहा है, इसका रंग कैसा होता है। इसका करेक्ट आंसर दिया है गहरा नीला होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, टेपर को खराद मशीन पर सेट ओवर टेलस्टॉक विधि से खराद किया जाता है। यानी जो टेपर हम होता है, टेपर को हम किस विधि से, टेलस्टॉक विधि से कर सकते हैं। टेलस्टॉक विधि से हम आंतरिक टेपर नहीं कर सकते हैं और रेडियंट टेपर नहीं कर सकते हैं, डीप ग्रूविंग नहीं कर सकते हैं। टेपर से हम क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग में हम टेलस्टॉक की सहायता से हम एक्सटर्नल टेपर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल टेपर। आगे बढ़ते हैं, गलत बियरिंग शब्दावली की पहचान कीजिए। यानी कि बियरिंग की गलत शब्दावली का पहचान करने के लिए कहा है। इसका करेक्ट आंसर दिया है ड्रम। बियरिंग से जो गलत संबंधित दिया है ड्रम का दिया है। इसको आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, 2 या 2 से अधिक घटकों के लिए डावल पिनों का प्रयोग किया जाता है। डावल पिनों के प्रयोग क्या किया जाता है, डावल पिन जो होती है उसका प्रयोग 2 शाफ्ट होते हैं, धुर्रे और शाफ्ट जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए यानी सटीकता संकेंद्रित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, डावल पिनों का प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर ए दिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभियांत्रिक पदार्थ के रूप में कापर का गुण नहीं है। यानी जो तांबा होता है उसका कौन सा गुण नहीं है। इसके उच्च तापमान पर उच्च सामर्थ्य होती है। ये आंसर इसको सही माना है। ये इसमें बहुत उच्च उष्मा चालकता होती है। ये आंसर सही है कि यह तन्य है और संकुल आकृति में कार्य कर सकता है। इसका संक्षारण प्रतिरोध उच्च होता है। इसका करेक्ट आंसर ये दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, 3.5 से 45% तांबे की मात्रा वाले एल्यूमिनियम की एक मिश्र धातु है, उसे हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन जो होता है, ड्यूरालुमिन में हम एल्यूमिनियम की मात्रा 95% होती है और 5% कापर की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए इसमें करेक्ट दिया है।
क्वेश्चन नंबर 72, अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का प्रकार कौन सा है जिसमें बियरिंग भारी अक्षी के साथ रेडियल भार दोनों के अधीन होती है। इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारी बियरिंग के अच्छी लोड के साथ साथ वो रेडियल लोड भी ले सकते हैं, यानी रेडियल और एक्सियल दोनों लोड वो ले सकती है। कौन सी बियरिंग जो है रेडियल लोड के साथ साथ थ्रस्ट लोड भी ले सकती है। इसका करेक्ट आंसर टेपर रोलर बियरिंग होता है। टेपर रोलर बियरिंग जो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में पूछा है किसका उपयोग जो मशीनों के पुर्जों को सटीक संरेखन में किया जाता है। डावल पिन। इसका देखिए डावल पिन जो है ऊपर भी क्वेश्चन आया था डावल पिन से संबंधित, फिर नीचे भी डावल पिन से संबंधित क्वेश्चन दिया है। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है एक ही चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किया है। उच्च संघात भार के कारण फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने के कारण पदार्थ के गुण को क्या कहते हैं, यानी जो पदार्थ का गुण जो होता है वो जो अचानक लोड पड़ता है या जो उस पर जो लोड का विरोध करता है फ्रैक्चर होने से, वो कौन सा गुण होता है। तो इसका टफनेस होता है। टफनेस जो होता है पदार्थ के फेलियर होने से इसका प्रतिरोध करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, धातुओं के कारण लगने वाली आग को कहते हैं। मेटल फायर जो होता है डी क्लास फायर को कहते हैं। डी क्लास फायर को बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी हेलन एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग करते हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो बना होता है पीतल धातु की बनी हुई होती है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, टूल स्टील कंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द रेंज ऑफ, यानी टूल स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है कितना होती है 0.9 से 1.5% होती है टूल स्टील में। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। इंटरचेंजेबिलिटी किससे संबंधित है। इंटरचेंजेबिलिटी की जो पहचान हम किससे कर सकते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या प्रयोग होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, या आउटपुट घटाता है, या असेंबली काल को कम करता है, या जनशक्ति को कम करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर असेंबली काल को कम करता है, यानी जो हम पार्ट को असेंबल करते हैं उसमें जो समय लगता है उस समय को ये कम करता है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी जो हमारा मास प्रोडक्शन में भी प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। धूल या गंदगी को निकाय में प्रवेश करने से रोकने के लिए संपीडक और भाप टरबाइन में गैस को सील करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली सील का प्रयोग है। हम कौन सा सील का प्रयोग करते हैं इसमें है लेविरिथ सील का प्रयोग करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर लेविरिथ सील दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, गैल्वेनाइजिंग यानी गैल्वेनाइजिंग में जो हमें परत चढ़ाते हैं किसकी परत चढ़ाते हैं जस्ते की। जस्ते को हम यसत भी कहते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा है कि यसत किस नाम से और जाना जाता है जस्ता, यानी जस्ते को यसत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ए रोलर बियरिंग। कौन सा इसमें एक रोलर बियरिंग नहीं है। जर्नल बियरिंग एक रोलर बियरिंग के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इन हार्डनिंग वी इन्फ्यूज ऑन टू द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो हम हार्डनिंग करते हैं उसमें हम किसका हम बढ़ाते हैं, किसको हम बढ़ाते हैं, यानी हम उसमें किसको हम इन्फ्यूज करते हैं कार्बन। हम हार्डनिंग करते समय जो हम कार्बन परसेंट को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है 82, इन ए होल शाफ्ट सिस्टम इफ द होल इज लार्जर देन शाफ्ट, तो कौन सा फिट होगा, यानी हमारा होल जो है शाफ्ट से बड़ा है तो हमारा कौन सा फिट होगा, एक क्लियरेंस फिट होगा। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत हमारा जो होता है होल हमारा बड़ा होता है और शाफ्ट छोटा है। इंटरफेरेंस फिट में जो होता है होल हमारा छोटा होता है और शाफ्ट हमारा बड़ा होता है। और ट्रांजिशन फिट में होल और शाफ्ट लगभग एकदम बराबर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दी गई आकृति में संधि के प्रकार है, यानी कि जो कौन सा ज्वाइंट दिखाया गया है। ये पोजीशन ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है। तो बट ज्वाइंट जो होता है उसे टक्कर ज्वाइंट भी कहते हैं। बट ज्वाइंट में हम दो पार्टों को आपस में सटा के ज्वाइंट करते हैं। और लैप ज्वाइंट जो होता है लैप ज्वाइंट में एक दूसरे के ऊपर रखकर हम ज्वाइंट करते हैं। और टी ज्वाइंट जो होता है उसे हम किसी धातु के बीच से खड़ी धातु को रखकर जोड़ने को हम टी ज्वाइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84, लर्निंग इज स्पेसिफाइड एज, यानी हम लर्निंग को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो होता है एक फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हम उस पर हम कटिंग प्रोसेस नहीं करते, ना ही फ्यूजन प्रोसेस करते, ना ही वेल्डिंग करते, एक फॉर्मिंग करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस से हम लर्निंग प्रोसेस करते हैं। और इसमें दबाव के द्वारा हम किसी धातु छड़ आदि के ऊपर हम
ग्रिपिंग पावर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस ड्रिल जिग का प्रयोग बेलनाकार या गोलाकार कालखंड पर त्रिज्य छिद्र यानी रेडियल होल ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार जॉब के लिए हम डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, कठोरीकरण की तकनीक नहीं यानी हार्डनिंग का कौन सा तकनीकी नहीं है? ऑटोमाइजेशन जो है वो हार्डनिंग यानी कठोरीकरण का तकनीकी नहीं होता। साइड नाइनिंग जो होता है वो भी हार्डनिंग का तकनीक होता है। कार्बोनाइजिंग में हम हार्ड करते हैं सतह को, और नाइट्राइडिंग का भी प्रयोग जो होता है इसमें हम हार्डनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 87, फ्लैंज में जो फ्लैंज कपलिंग होती है इसमें कितने फ्लैंज होते हैं? फ्लैंज कपलिंग में 2 फ्लैंज होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए दिया है। आगे बढ़ते हैं 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिलेट जॉइंट यानी फिलेट जॉइंट जो होता है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? हैंड जो होता है फिलेट जॉइंट का पार्ट नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, स्लिप गेज आर ऑफ्टन मेड ऑफ मटेरियल। स्लिप गेज होती है जिसको हम जॉनसन गेज या गेज ब्लॉक के नाम से जानते हैं, किसकी बनी होती है? जिंक्रोनियम ऑक्साइड यानी जिंक्रोनियम ऑक्साइड से स्लिप गेज बना होता है, या हमारा निकल क्रोमियम स्टील का स्लिप गेज या हाई क्वालिटी स्टील का स्लिप गेज बना हुआ होता है। इसका करेक्ट आंसर दिया जिंक्रोनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, फ्रोस्टिंग इज यूज्ड एज ए वे। फ्रोस्टिंग जो हम करते हैं यानी फ्रोस्टिंग का प्रयोग हम क्या करने के लिए करते हैं? जो सतह होती है सतह पे हम चमक लाने के लिए करते हैं। फ्रोस्टिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल रिटेनेंस स्क्रैप्ड सरफेस। अगला क्वेश्चन दिया ऑफ रिड्यूसिंग बर्स एंड ड्रिल होल। ऑप्शन नंबर सी है ऑफ रिड्यूसिंग द ग्रीज कंटेंट ऑफ ए मशीन ऑफ इंक्रीजिंग द कूलेंट सप्लाई इन द लैब। इसका करेक्ट आंसर ए दिया है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन जो कह रहा है द टूल प्रिसिबेबल वेरिएशन इन साइज ऑफ ए होल और शाफ्ट इन नोन यानी जो होता है होल और शाफ्ट के जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। टॉलरेंस जो होता है हमारा हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंदर को टॉलरेंस कहते हैं। फिट क्या होता है? 2 फिट पार्टों के आपस के जो संबंध होता है वो हमारा फिट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, इज द प्रिफर्ड टाइप ऑफ रोप ड्रम। रोप ड्रम जो होता है वो किसको प्रेफर करता है? इसमें करेक्ट आंसर दिया है ड्रम विथ हेलिकल ग्रूव। रोप यानी जो हमारा ड्रम होता है, रोप पुल्ली जो होती है उसमें जो होता है हेलिकल ग्रूव बना होता है। इसमें करेक्ट आंसर दिया है ड्रम विथ हेलिकल ग्रूव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर दिया है बिना किसी मात्रक के किसी पदार्थ के घनत्व और कुछ संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। ये इसको सही माना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील इज ए मेन पार्ट ऑफ। ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील किसका मेन पार्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील इज ए मेन पार्ट ऑफ यानी कि हैंड व्हील जो होता है किसका मेन पार्ट होता है? तो वो हैंड व्हील जो होता है एप्रन का मेन पार्ट होता है, ना कि गियर बॉक्स का होता है, ना ही टेल स्टॉक, ना ही लेग हुक का होता है। जो हैंड व्हील लगे होते हैं सारे जो सिस्टम लगे होते हैं गियर फीड यंत्रावली आदि जो लगे होते हैं वो हमारे जो लगे होते हैं एप्रन में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 95, एट द लुब्रिकेंट टेंड्स टू स्टार्ट फॉलोइंग यानी जो लुब्रिकेंट जो होता है वो किसको फॉलो करता है? पोर पॉइंट को करता है। यानी ये कह रहा है पोर पॉइंट क्या होता है? जिसमें हमारा तेल जमता नहीं है बहता है रहता है वह पोर पॉइंट कहलाता है। फ्लैश पॉइंट होता है जिसमें हमारा लुब्रिकेंट आग नहीं पकड़ता, वो धुएं के रूप में निकलने लगता है, वाष्प के रूप में निकलने लगता है, वो हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। फायर पॉइंट होता है, जो फायर पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें हमारा लुब्रिकेंट आग पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को किस रूप में जाना जाता है? हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है उसे हम ऑलरेडी कैलिपर के नाम से जानते हैं या इसे लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आर प्रोवाइड इन जिग टू गाइड द टूल। हम
क्या हम प्रोवाइड करते हैं जिंक में, जो हमें टूल को गाइड करता है? बुश जो होता है वो टूल को गाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोल्टेन साल्ट में कठोरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मोल्टेन साल्ट होता है, गलित लवण होता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं? वो लिक्विड कार्बोनाइजिंग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, द कैलिपर यूजफुल फॉर स्क्राइबिंग लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ द वर्क एंड द फाइंडिंग द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वर्क इज। इसका करेक्ट आंसर है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बियरिंग सामग्री की कौन सी क्षमता धूल के कणों को आंतरिक परत में स्थित करने में सहायक होती है? इसका करेक्ट आंसर है इम्बेंडिंग। इम्बेंडिंग जो होता है वो बियरिंग कणों को जो पुनः स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर दिया अंतः स्थापन, यानी इम्बेंडेबिलिटी जो होती है वो करेक्ट इसको माना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, the process used to produce a high surface hardening and toughened core is called as। यानी जो हम किसी सरफेस की सतह को जो हार्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? वह इसको करेक्ट आंसर मांगना है, केस हार्डनिंग को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड आर मेड ऑफ। यानी हेक्सा ब्लेड जो होता है, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है? वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन, आर यूज टू मेजर एक्सटर्नल टेपर। एक्सटर्नल टेपर को हम किसके द्वारा हम चेक करते हैं? साइन बार और स्लिप गेज के द्वारा चेक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है साइन बार और स्लिप गेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है ऑड है, विषम है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा है? पेडालियम। पेडालियम इसमें ब्रश विषम है, क्योंकि ब्रास और जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज जो होता है वो जो होता है हमारा क्या होता है? मिश्र धातु होती हैं, अलग मिश्र धातु होती है, पेडालियम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, फिनोमेनन occur ड्यूरिंग ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस। यानी ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस में कौन सा फिनोमेना है? यानी ऑक्सीडाइजिंग, ये इसका करेक्ट आंसर माना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कौन सा एक कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है? व्हाइट कास्ट आयरन, लेवेंडर कास्ट आयरन, मलेबल कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। लेवेंडर कास्ट आयरन, लेवेंडर जो होता है एक फूल का नाम होता है। इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, ड्रिल चक का प्रयोग, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 107 है, ड्रिल चक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ड्रिल चक्का जो हम प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? ड्रिल चक्का प्रयोग, ड्रिल चक्का हम प्रयोग करते हैं स्टेज संग ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं। टेपर संग ड्रिल को हम डायरेक्ट हम उसमें क्या करते हैं? ड्रिल के सैंक में, ड्रिल मशीन के सैंक में जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में डायरेक्ट उसके सैंक को हम लगा देते हैं, वो टेपर सैंक बना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, नीचे दिए गए चित्र में कपलिंग की पहचान करिए। ये कौन सी कपलिंग दी गई है? यूनिवर्सल कपलिंग दी गई है कि इसमें यूनिवर्सल कपलिंग दी गई है
ओल्ड हैम कपलिंग दी गई है, स्प्लिट कपलिंग दी गई है, स्प्लिट मॉक कपलिंग दी गई है, फ्लैंज कपलिंग, ये जो है स्प्लिट कपलिंग दी गई है। स्प्लिट कपलिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हो कि इसमें जो होते हैं खांचे बने होते हैं और इससे स्लॉट बने होते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कौन सी हमारी कपलिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन है, प्रेरण कठोरीकरण यानी इंडक्शन हार्डनिंग की विधि है। इंडक्शन हार्डनिंग की क्या विधि है? इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है केस हार्डनिंग होता है, इसके द्वारा हम मास प्रोडक्शन में प्रयोग करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। और इंडक्शन हार्डनिंग करने से जो सतह पे स्क्रैच आदि वगैरह जो है नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, आइडेंटिफाई द वाशर इन द फिगर बिलो। ये कौन से प्रकार का वाशर है? इसमें करेक्ट आंसर दिया फेंडर वाशर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111, विशेष रूप से बेलनाकार वस्तुओं के लिए एक होल्डिंग डिवाइस होती है। कौन सा होल्डिंग डिवाइस होता है जो बेलनाकार वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस होती है बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने की, और वो हमारा वी ब्लॉक होता है जो 90 डिग्री बना होता है। वी ब्लॉक दो प्रकार के पाए जाते हैं, ए और बी ग्रेड में। ए ग्रेड जो होता है 100 mm पाया जाता है, जो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। बी ग्रेड जो होता है 300 mm पाया जाता है। यह बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, आइडेंटिफाई द एरिया मार्क ए एज ए, यानी जो स्क्रू में फिगर जो दिया गया है उसमें मार्क किया गया ये क्या है? इसमें दिया है थ्रेडेड साइन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ, सोल्डरिंग आयरन में को किसको गर्म किया है? सोल्डरिंग आयरन में हम किसको गर्म करते हैं? कॉपर की बीट, यानी सोल्डरिंग आयरन के जो टिप पे लगा था वो कॉपर बीट, हम उसको गर्म करते हैं जिसके द्वारा हम सोल्डरिंग करते हैं यानी टंकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 5 अवधारणा पद में सीसो का क्या अर्थ होता है? सीसो अर्थ का अर्थ जो होता है साफ सुथरा, इसमें 5 होता है सेरी, सीसन, सीटो, शिशुके, शिशुकु। ये 5 प्रकार के जो जापानी शब्द होता है जिसका प्रयोग टोटा कंपनी ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पंच। कौन सा एक पंच का प्रकार नहीं? पिंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच या प्रोच पंच। प्रोच एक पंच नहीं होता है, एक गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, हथौड़ा का सिरा सामान्यतः लकड़ी या रबर का बना होता है। हथौड़ा का सिरा, कौन सा हथौड़ा जिसका सिरा जो होता है लकड़ी या रबर का बना होता है? वो माइलट होता है। माइलट का प्रयोग जो हम सीट मेटल में करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम जो होता है रेटिंग आदि के लिए करते हैं। वर्कशॉप में कला हैमर का प्रयोग, सबसे ज़्यादा कला हैमर जो होता है वो फिटर का पसंदीदा हैमर होता है और इसका प्रयोग हम किला आदि को निकालने के लिए करते हैं। स्लेज हैमर जो होता है 2 से 10 किलो इसका वेट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन की तरफ, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इज कंसिडर्ड एज, टंगस्टन गैस वेल्डिंग किसका हम प्रयोग करते हैं? टंगस्टन, इसमें इसका आंसर करेक्ट आंसर दिया है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस दिया है, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग नट की पहचान करें। चित्र में देखिए जो दिखाया गया लॉकिंग नट, ऊपर जो है लॉकिंग नट में दिया था एक कैसल नट दिया था, अब नीचे देखिए दिया गया है चित्र में दिखाए गए नट को पहचानिए। जो चित्र में नट दिया गया है इसके सेंटर से आधा जो है कटिंग करके यहाँ पे एक थ्रेड किया दिया गया है, उसमें हम स्क्रू के द्वारा लॉक करते हैं। कौन सा नट हमारा है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए हेयर नट है, ऑप्शन नंबर बी साउंड नट, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज नट, ऑप्शन नंबर डी कर्ल नट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 साउंड नट। साउंड नट का जो होता है हाफ आधा कटा होता है, सेंटर तक स्लॉट कटे होता है और ऊपर से हम जो ये दिया है स्क्रू के द्वारा हम इसको लॉक करते हैं, जिससे टाइट हो जाता है, हमारा नट खुलता नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119, ड्रिल का एक साथ प्रयोग मशीन में संभव है, यानी कौन सी ऐसी मशीन जिसमें कई ड्रिलों को हम प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन सी मशीन है? ड्रिल, वो गैंग मशीन ड्रिल मशीन है। तो गैंग ड्रिल मशीन में हम गैंग ड्रिल मशीन जो होता है उसमें अलग अलग मशीनों अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्पिंडल लगे होते हैं और सभी स्पिंडल के लिए अलग मोटर लगे होते हैं। मल्टीपल ड्रिल मशीन जो होती है उसमें एक ही मोटर के द्वारा सारे स्पिंडल चलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, आकृति में दिखाए गए समतल बियरिंग का कौन सा प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सेल्फ अलाइनमेंट बुश बियरिंग है, इसका करेक्ट आंसर दिया सेल्फ अलाइनमेंट बुश बियरिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, इज द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच। सेंटर पंच जो होता है उसका पॉइंट क्या होता है? 60 डिग्री या 90 डिग्री होता है सेंटर पंच। निम्न के अनुसार सेंटर पंच 2 ही प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच होता है, एक डॉट पंच होता है। प्रिक पंच जो होता है प्रिक पंच का 30 अंश होता है और डॉट पंच का जो होता है 60 या 90 अंश होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, प्रिसीजन होनिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल प्रेशर विथ।
यानी जो होनिंग प्रोसेस होती है हम किसके द्वारा, वो हमारा एब्रेसिव जो हमारा होनिंग होता है वो प्रोसेस किसके द्वारा और कैसे होता है। तो ये कंबाइंड रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड एब्रेसिव स्टिक, जो हमारा एब्रेसिव स्टिक होता है वो ऊपर नीचे यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा रोटरी मोशन में हमारा प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, कंबाइंड रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ एब्रेसिव स्टिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123, इन नॉर्मलाइजिंग स्पेसिमेंस आर, यानी जो नॉर्मलाइजिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने टेम्परेचर पे की जाती है। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है धातु को नरम करना, उसकी ग्रेन यानी स्ट्रक्चर को रिफाइन करना होता है, अंदरूनी जो प्रतिबल यानी विकृति जो उत्पन्न होती है जाप के अंदर उसके स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करना होता है। इसका करेक्ट आंसर दिया हीटेड बियॉन्ड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अपर की 723 डिग्री से अधिक के टेम्परेचर पे हम उसे गर्म करके उसे हम धीरे धीरे कमरे की तापमान पे ठंडा करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124, इन एनलिंग माइल्ड स्टील स्पेसिमेंस आर कोल्ड, यानी जो हम एनलिंग करते हैं वहाँ उसको एनलिंग में जो हम धातु को ठंडा करते हैं माइल्ड स्टील या अन्य धातु को कैसे ठंडा करते हैं। एनलिंग प्रोसेस जो होता है हम उसको अपर क्रिटिकल तापमान पे गर्म करने के बाद धातु को बुझी हुई चूने या फर्नेस यानी भट्ठी के अंदर ही छोड़ देते हैं, धीरे धीरे तापमान पे स्लो धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसका करेक्ट आंसर 124 दिया, स्लोली इन फर्नेस सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रोसेस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दिया क्लीन द मेटल, अप्लाई फ्लक्स, अप्लाई सोल्डर एंड हीटिंग। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पहले हम मेटल को धातु को साफ करते हैं, उसके बाद फ्लक्स लगाते हैं, उसके बाद सोल्डर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हीट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126, प्रक्रिया को सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम सुपर फिनिश के रूप में जानते हैं। लैपिंग प्रोसेस जो होता है सुपर फिनिश प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127, सिरेमिक विलेपन का एक प्रकार है जो संक्षारक वातावरण से सुरक्षा के लिए की जाती है, कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर दिया है अकार्बनिक। जो सिरेमिक विलेपन हो जो उसे अकार्बनिक विलेपन का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अकार्बनिक दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा का हमारा उपकरण नहीं है। स्पैनर जो होता है रिंच होता है, स्पैनर इसका प्रयोग हम किसी पार्ट को नट या बोल्ट को टाइट या ढीला करने के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि ये सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129, बियरिंग मटेरियल हैविंग सेल्फ लुब्रिकेटिंग कैपेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए प्रेस्ड मेटल पाउडर इज, यानी जो हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं जो प्रेस्ड मेटल के रूप में सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग होती है, कौन सी बियरिंग, सिंटर रिलाई बियरिंग जो होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग होती है। इसके अलावा जो टेफ्लॉन नायलॉन बियरिंग जो होती है ये भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग के अंतर्गत ही आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 130 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, इनमें से कौन सा है जो हमारा इनकरेक्ट है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के अंतर्गत हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग इज ए टाइप ऑफ फ्लेम, हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग हमारा एक फ्लेम होता है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। कटिंग टॉर्च कंटेन ए सेंट्रल होल फॉर ओनली प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आर्गन गैस इज यूज्ड फॉर कटिंग, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेचुरल इज ए टाइप ऑफ फ्लेम, ये हमारा सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस इज यूज्ड फॉर कटिंग। हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हम आर्गन गैस का प्रयोग नहीं करते। आर्गन गैस का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। और आर्गन गैस का जो सिलेंडर का कलर होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आर्गन सिलेंडर का कलर नीला होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर जो होता है मैरून होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर गैस का कलर कोडिंग होता है वो ब्लैक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 131, बेरियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ऑन
इन सॉलिड कार्बोराइजिंग, बेरियम कार्बोनेट है उसका प्रयोग किया जाता है क्या, इन इनर्जियर के रूप में प्रयोग करते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। फ्रोस्टिंग इज यूजुअली डन विथ द हेल्प ऑफ, फ्रोस्टिंग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, फ्रोस्टिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, हैंड स्क्रैपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में पिस्टन पिन बियरिंग का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दिया है नीडल रोलर बियरिंग। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। ऑयल जेल्स एंड एरोसोल आर, यानी ये सब क्या है, ये कटिंग फ्लूइड है। ऑयल गैस एंड जो हमारे कटिंग फ्लूइड के रूप प्रयोग करते हैं, जो हम धातु की मशीनिंग या कटिंग करते हैं तो इसके रूप में हम कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिटवा लोहे का उत्पादन किस प्रोसेस किया जाता है, पिटवा लोहे के जो हम उत्पादन करते हैं वो एस्टन प्रोसेस के अंतर्गत करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है। आगे चलते हैं 136। होनी इज वेल्डी प्रेफर्ड बार, यानी जो हम होनिंग करते हैं किसके लिए प्रेफर करते हैं, होनिंग जो हमारा होता है इंटरनल सिलेंडर के लिए हम अधिकतर प्रयोग करते हैं किसका, होनिंग का। आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, एबार्डिंग इंटरनल सिलेंडर सरफेस, यानी जो आंतरिक सिलेंडर सरफेस के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी इज, यानी डक्टिलिटी का क्या हो जाएगा हमारा, विलोम। तो डक्टिलिटी का विलोम जो होगा ब्रिटलनेस होगा। डक्टिलिटी का मतलब होता है कौन सी ऐसा धातु का गुण होता है जिसे हम तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार के रूप में खींचने के गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और तार के रूप में न खींचा जाए कौन सा गुण होता है, ब्रिटलनेस होता है, जो कास्ट आयरन में सबसे अधिक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि हम बैटरी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया बार कंटेनर, यानी बार कंटेनर का रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। द आउटपुट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, यानी ब्लास्ट फर्नेस हम किसका प्रयोग उत्पादन करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन का उत्पादन करते हैं। कास्ट आयरन का प्रयोग हम किपोला भट्टिंग करते हैं, पुडलिंग भट्टिंग के द्वारा हम राट आयरन का उत्पादन करते हैं। स्टेनलेस स्टील इज नॉट ए टाइप ऑफ, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो प्लेन कार्बन स्टील के अंतर्गत नहीं आती है। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, प्लेन कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इज डन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कौन सा होता है, व्हेन द मशीन इज स्टिल वर्किंग, यानी जो हमारी मशीन होती है वो वर्किंग प्रोसेस में नहीं होती है, यानी व्हेन द मशीन इज स्टिल वर्किंग, यानी हमारी मशीन जो वर्किंग में काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सी कठोरता परीक्षण की विधि है, नूक टेस्ट जो है कठोरता परीक्षण की विधि को ये सही माना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। जनरली फिलर मेटल इन द सोल्डरिंग इज एडेड इन फॉर्म ऑफ, यानी जो हम फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग किसका प्रयोग करते हैं, वो थिन वायर जो होता है पतले पतले वायर के रूप में हम फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंडक्शन हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ, इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है वो केस हार्डनिंग की मेथड, अभी ये ऊपर क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस विथ ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टॉर्च, यानी ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टॉर्च के में हम कौन सी हम रेफरेंस में सही है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द एसिटिलीन, यानी ऑक्सीडाइजिंग विधि में हमारा जो होता है ऑक्सीजन गैस अधिक होती है एसिटिलीन गैस की अपेक्षा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146। गो गेज का सिद्धांत अनुसरण करते हैं, गो गेज किसका सिद्धांत का अनुसरण करता है, टायलर का अनुसरण करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। किसका प्रयोग हम लैपिंग प्रोसेस करते हैं, लैपिंग प्रोसेस में हम एब्रेसिव पार्टिकल यानी एब्रेसिव के छोटे छोटे कण का प्रयोग करते हैं हम लैपिंग प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं 148। होन इज होनिंग प्रोसेस आर, होनिंग प्रोसेस का क्या होता है, बॉन्ड एब्रेसिव स्टोन होते हैं, यानी जो होनिंग प्रोसेस में हम बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन स्टिक का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149। पॉजिटिव क्लच का एक प्रकार है डार्क क्लच, करेक्ट आंसर है डार्क क्लच। डार्क क्लच जो है
और पॉजिटिव क्लच है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150। इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेंचिंग मीडियम यूज इन हार्डनिंग प्रोसेस हैविंग हाईएस्ट टू लोअर कूलिंग पावर इज, यानी इसमें जो हमारा कौन सा इसमें है करेक्ट आंसर क्या होगा कि जिसका प्रयोग हम कुंचिंग मेथड में करते हैं और हाईएस्ट लोअर के बीच में ये प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये ब्राइन वाटर ऑयल एंड एयर को माना है, जो कि कई किताबों में ब्राइन ऑयल वाटर एंड एयर को दिया गया है, तो ये इसको आंसर नंबर सी को करेक्ट माना है। तो आगे बढ़ते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन के ऊपर। यहाँ पे नॉन टेक्निकल को देख लेते हैं जल्दी से। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रत्यापित करने के लिए उचित मुहावरा करिए। उसने रुपए लिए और खिसक गया, नहीं, इसका करेक्ट आंसर दिया चलता बना। नीचे दिए गए रेखांकित में से अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित मुहावरा का चुनिए। जो उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, बिल्कुल बुद्धू। बिल्कुल बुद्धू का मतलब गोबर गणेश होना होता है। 4 अक्षर नीचे दिए गए 4 अक्षर अंग्रेजी का क्या पढ़ लिए, सब पर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी का रोग झाड़ता रहता है। ठीक ही कहा गया है कि ओछा आदमी थोड़ा गुड़ या धन होने पर भी इताने लगता है। इसका करेक्ट आंसर दिया अगल गगरी छलकत जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों को प्रस्थापित करने के लिए उस उचित पर्यायवाची का चयन करें। चंदन के वृक्ष पर ब्याल, यानी ब्याल का अर्थ होता है सर्प। इसका करेक्ट आंसर दिया है सर्प, यानी भुजंग। भुजंग जो होता है सर्प का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई लोकोक्ति का सही विकल्प चुनिए। लोकोक्ति क्या होती है? 8 बार 9 त्यौहार, यानी मौज मस्ती का जीवन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुण का विलोम? गुण का विलोम जो है बोधगम्य होता है। ये करेक्ट दिया आंसर। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विलोम शब्द का चयन करिए। माता पिता अपने संतान के उत्कर्ष की कामना करते हैं। उत्कर्ष का जो है निष्कर्ष, आंसर इस निष्कर्ष नहीं होगा, ना ही दुष्कर्ष होगा, संपर्क होगा, ये अपकर्ष को सही माना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने सबसे यही बात कही, इसको यह सही माना है, उसने यह सही बात कही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। घड़ी में तोड़ा घड़ी में मासा, चंचल मन वाला, यानी घड़ी में वह खुश हो जाना, घड़ी में वह दुख हो जाना, चंचल मन वाला। आगे बढ़ते हैं। कान भरना, कान भरने का मतलब चुगली करना, इसको सही माना है। आगे बढ़ते हैं। इस बात से जान पड़ती है कि अब वह नहीं आएगा, मतलब ऐसा क्या जान पड़ती है, इसमें त्रुटि किसमें है? जान पड़ती है, मतलब कि इस बात से जान पड़ती है अब वह नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं होगा, यहाँ पे आएगी, इसलिए यहाँ पे जान पड़ती है गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आह्लादपूर्ण, आधारपूर्ण मन से मर घर गया, यानी आह्लादपूर्ण का मतलब प्रमुदित को सही माना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देही का विलोम है? देही का विदेह को सही माने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। खून पसीना एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। आगे है। नीचे दिए रेखांकित शब्दों को प्रत्यापित करने के लिए विलोम शब्द का चयन करिए। अंत्य, अंत्य का इसका करेक्ट आंसर दिया है आद्य, अंत्य का दिया है आद्य। तो इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अचेतन का पर्यायवाची नहीं है? अचेतन का पर्यायवाची क्या होगा? अचेतन का जगम। अचेतन का मतलब होता है कि जिसमें चेतना ना हो। अस्थावर का मतलब एक स्थान पर रुका हुआ। अचर का मतलब न चलने वाला। जड़ का मतलब जो है मूर्ख होता है। तो अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द श्रृंगार का पर्यायवाची क्या होता है? श्रृंगार मतलब सियार को हम जाम्बुक के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर सी दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 1977 को 15 से 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन रहे हैं? IG पटेल भारतीय रिजर्व के बैंक के गवर्नर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2000 ईस्वी के पहले कौन सी भाषा शामिल थी? मतलब कि 2000 ईस्वी से पहले कौन सी भाषा शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुरी को करेक्ट माना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में झरिया और करण
कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है। कर्णपुरा और झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? 108 को ये सही माने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान के गंगानगर में घग्गर नदी के निकट निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन नंबर ए बी, कालीबंगा को ये सही माने हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए क्रमशः कितने प्रस्ताव और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50-50, 50-50 ये माने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर और बाहर भारत के अंदर और भारत से बाहर माल की आवाजाही के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के चटगांव बंदरगाह और मोगलाबाद बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते मंत्र सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अभिगृहित किया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना कब की है? 1916 में होम रूल की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसको करेक्ट आंसर माने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची वाले ऐसे मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद की अस्थायी शक्ति से संबंधित है जो कि वे समवर्ती सूची के मामले 369 को सही माने हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से है? कौन सा ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रेणी में है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र को ये सही माने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जनजाति उप योजना में प्रारंभ की गई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई है? 1974। अगला क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से संबंधित है, जो कि आप देख लीजिएगा। एक मिनट। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को दिखा देते हैं एक बार। ये हैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिएगा। ये है रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये रहा यूपी आर्विनल क्वेश्चन पेपर 2022। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।